टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गॉस थ्योरम। आज हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है, तो आप लोग इसे अच्छे समझिएगा। फर्स्ट टॉपिक जैसे आपका है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? देखिए, किसी भी वस्तु पर जब आवेश का वितरण इस प्रकार से हो कि जो वो आवेश हो वो क्या हो, एक समान रूप से, विभक्त रूप से कह सकते हैं, एक समान रूप से क्या हो, उस पर वितरित हो जाए, फैल जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सतत आवेश वितरण। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू नहीं, यहाँ पर विभक्त रूप से बोल सकते हैं, यानी किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर जब एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब वस्तु के आकार के अनुसार, विमाओं के आधार पर हम कह सकते हैं सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट है रेखीय आवेश वितरण, सेकंड है पृष्ठीय आवेश वितरण और थर्ड है आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या है? रेखीय आवेश वितरण में यदि आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक के, यानी जो वस्तु हो वो क्या हो, एक लाइनियर, लाइक दैट इस पेन के समान, बट यहाँ पर ये कुछ मोटी दिखाई दे रही है, लेकिन वो क्या होगा कि उसकी लंबाई के अनुसार, उसकी लंबाई के आधार पर उसकी मोटाई क्या हो, बहुत कम हो, तो उसे हम बोलेंगे रेखीय। यानी किसी आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक के अनुदिश एक समान रूप से हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। ओके स्टूडेंट्स, तो रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। और देखिए, जो आवेश का वितरण होता है विभक्त रूप से, जो क्या होते हैं, वितरित होते हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत सूक्ष्म ली जाती है। तो हम यहाँ पर यदि रेखीय आवेश घनत्व की बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, ठीक है। और या हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन एल। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो कूलाम प्रति मीटर। डायमेंशनल फार्मूला देख लेंगे तो लंबाई का ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन, क्यू का 80, एल माइनस 180। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे है पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठीय चालक के अनुदिश हो, यानी किसी पृष्ठ पर जो आवेश का वितरण वो एक समान रूप से हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी पृष्ठ पर आवेश की कितनी मात्रा फैली हुई है उसे हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। डी क्यू बाई डी ए, यानी क्यू अपॉन ए, तो यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल माइनस 280। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड है आपका आयतन आवेश वितरण। ओके स्टूडेंट्स, यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आवेश का जो वितरण हो किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर हो, यानी पृष्ठ को छोड़ पृष्ठ के साथ उसके संपूर्ण आयतन पर, पूरे स्थान पर जब एक समान रूप से वितरण हो चार्ज का, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। और आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर स्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसे बोला जाता है आयतन आवेश घनत्व। इसे हम डेल्टा से इंडिकेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी भी, या आर कह सकते हैं, क्यू अपॉन भी। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला एल माइनस 380। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एरिया वेक्टर के बारे में। चूँकि एरिया वेक्टर क्लियर रहेगा तो आपको गॉस थ्योरम अच्छे से समझ में आएगा और उसका एप्लीकेशन भी। देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है। पहले तो यदि हम माने, पीछे हमने पढ़ा हुआ है वैद्युत बल रेखाएं। यदि मान लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत बल रेखाएं किसको शो करती हैं? पहली बात ये जानिए कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को शो करती हैं। यदि वैद्युत बल रेखाएं मैक्सिमम किसी पृष्ठ से होकर के गुजर रही हैं तो हम ये कहेंगे कि उस क्षेत्र में क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम है। अब यदि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं यदि
गुजर रही हैं, मान लीजिए कोई सरफेस है, इसके लंबवत रखा गया। लंबवत का मतलब यदि बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं, इस तरह से रखा जाए, तो देख रहे हैं ना, इस तरह से, ऐसे इस तरह से रखा जाएगा। लंबवत पृष्ठ रहेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बल रेखाएं एंट्री करेंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि यदि यह जो पृष्ठ है इसके लंबवत तो मैक्सिमम गुजरेंगी, लेकिन यदि इसको किसी एंगल से घुमा दिया जाए, मान लो इस पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दिया गया, तो अब क्या होगा, जैसे इसी पृष्ठ को, जो ये हथेली हमने लिया था, इस पृष्ठ को जब थोड़ा सा झुकाया जाएगा तो क्या होंगी, कम बल रेखाएं गुजरेंगी। अब इसी को मान लीजिए, अब इसी पृष्ठ को एकदम समांतर कर दें इस रेखा के, तो क्या कोई गुजरेंगी, कोई नहीं गुजरेंगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं यदि किसी पृष्ठ से गुजरती हैं तो उसके साथ हमको उस क्षेत्र को क्या करना होता है, एक कह सकते हैं एक द्विक विन्यास मानना पड़ता है, ओरिएंटेशन यानी क्षेत्रफल को हमको दिखाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को सदिश राशि लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्षेत्रफल किसी एरिया को हम शो करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इस एरिया से किस एंगल से या कैसे गुजरेंगी, तो कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, या कब ज़ीरो होगी। तो इसलिए यहाँ पर एरिया को आपको वेक्टर मानना पड़ेगा। तो यानी एरिया वेक्टर क्या है, बंद पृष्ठों के क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध रहता है जिसका डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होता है और हमेशा पृष्ठ के लंबवत। यदि ये पृष्ठ है तो इस पर एरिया वेक्टर इस तरह से लंबवत होगा और हमेशा बाहर की ओर, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और देखिए यही सरफेस है, बंद है, तो इस पर आप छोटा सा एरिया लेंगे ये, तो ये क्या होगा, एरिया वेक्टर, और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर, डी वेक्टर ए। अब डी वेक्टर ए बराबर हम लिख सकते हैं डी ए एन कैप। एन कैप क्या है, क्या है, क्षेत्रफल के अनुदिश एकांक सदिश है। आपने पढ़ा होगा ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन ए, तो उसी जगह आपको क्या ले लेना है, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू एन कैप, चूँकि सूक्ष्म ले रहे हैं तो इसलिए हो जाएगा डी वेक्टर ए इज इक्वल टू डी ए एन कैप। ओके स्टूडेंट्स, यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो वही टोटल ले लिया जाएगा, डी की जगह नहीं लिया जाएगा, डी आपको सूक्ष्म वैल्यू शो कर रहा है। अब इसके बाद प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं, किसी कह सकते हैं वृत्त के चाप द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, समतलीय कोण बोलते हैं। थीटा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या मात्रक रेडियन हो जाएगा।